चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमें आपकी जो क्लास है उसमें अर्थव्यवस्था के प्रकारों को पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक बार इसके बारे में मैं रिवीजन करवा देता हूं। आपकी क्लास शुक्रवार को भी नहीं हुई थी, शनिवार को भी नहीं हुई थी और रविवार को भी नहीं हुई थी। याद रखना है, 3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी। ग्वालियर मीटअप में मुझे जाना था, इसलिए आपकी क्लास 3 दिन नहीं हुई है। तो आप घबराइए मत, आपकी क्लास नहीं हुई थी उस समय, ठीक है। तो चिंता मत करिए। आज की जो हमारी क्लास है वो पहली क्लास के बाद में दूसरी क्लास इकोनॉमिक्स की है ना। तो मैं हेडिंग डालता हूं मेरे प्यारे भाई। सभी को नमस्ते, जय जोहार, जय झारखंड, जय मध्य प्रदेश, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, सभी को जय, है ना। जय हिंद, भारत माता की जय। सुनो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था के प्रकारों को लेकर के है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, और मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप इसे बोलते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कुछ बातें, लेकिन फिर मैं उसको थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। देखो, अर्थव्यवस्था में आपने कई सारे प्रकार इसके सुने होंगे। आपने सुना होगा ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ये सब आपने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? बोले हाँ सर सुना है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था को अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था को अलग अलग आधारों पर, अलग अलग आधार, आधार का मतलब होता है बेस, ठीक है। अर्थव्यवस्था को अलग अलग आधारों पर, अलग अलग आधारों पर, आधार का मतलब होता है बेस, ठीक है। अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार में बांटा गया, पर विभिन्न प्रकार में बांटा गया, ऐसा लिखो, विभिन्न प्रकार में बांटा गया, विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, विभिन्न प्रकार में बांटा बांटा गया है। तो इकोनॉमी अलग अलग बेसिस पर अलग अलग प्रकारों से देखी जा सकती है। जैसे सबसे पहला है मेरे साथियों, है ना, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे इसके अंदर वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, वैदेशिक संबंधों के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, मतलब भारत की इकोनॉमी का रिलेशन बाकी देशों की इकोनॉमी के साथ में कैसा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, वैदेशिक संबंधों के आधार पर इकोनॉमी को दो प्रकारों में बांट करके देखा गया है, ठीक है। इसके कितने प्रकार है? दो प्रकार, दो प्रकार। सबसे पहला प्रकार है, एक को हम बोलते खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था आप इसे बोलते हैं, जिसे हम लोग ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी मेरे साथियों, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो मान लो ये कोई एक देश है, ठीक है, ये कोई भी एक देश है, और ये मान लो कोई दूसरा देश है, समझना, ये कोई भी एक देश है और ये कोई दूसरा देश है, इसके लिए तो विदेशी हो गया है। अगर मान लो इस देश के पास में कोई चीज नहीं है तो यहां से ये अपने पास मंगवा ले, और मंगवाने को हम बोलते हैं आयात करना। आयात को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं इंपोर्ट करना, ठीक है। इसको मंगवा ले, अगर इसके पास में कोई चीज नहीं है तो ये इस देश से मंगवा ले, तो ये देश क्या कर रहा है इसका, ये देश इसके लिए एक्सपोर्ट हो गया, तो ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जब मैं कहना ये चाहता हूं कि ओपन इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर आयात और निर्यात दोनों को एक्सेप्ट किया जाए, जहां पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, उसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे जहां
जहां आयात एवं निर्यात, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। तो जहां पर आयात एवं निर्यात, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, बेचना किसी चीज को, जहां पर आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को स्वीकार किया जाए, दोनों को स्वीकार किया जाए, दोनों को स्वीकार किया जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। और याद रखना, ओपन इकोनॉमी जो है ना, वो उदारीकृत इकोनॉमी है, लिबरल लिबरल इकोनॉमी, इसको ओपन इकोनॉमी बोल देते हैं, या फिर इसी को उदारीकृत, उदारीकृत अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं, उदारीकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसको उदारीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लिबरल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसे, लिबरल इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, लिबरल, लिबरल लिबरल इकोनॉमी, है ना, इसको हम लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। जो मेरा है सो तेरा है। आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ओके, मैंने क्या बताया, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में कोई एक देश अन्य देशों के साथ में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, जहां लेना देना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना है, खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। वर्तमान में जितने भी देश है वो सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था को अपनाता है, सभी के सभी ओपन इकोनॉमी को अपनाते हैं, इसलिए सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। तो पहला है, पहला प्रकार मैंने बताया वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। इसके बेस पर दो प्रकार है, सबसे पहला है ओपन इकोनॉमी, अब दूसरा है मेरे साथियों जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो मैं दूसरा हेडिंग डालता हूं, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था, या इसी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी आप इसे बोलते हैं। अब क्लोज्ड इकोनॉमी ना, ये एक प्रकार का गर्ल्स हॉस्टल है। मुझे बताओ, बंद अर्थव्यवस्था में कोई एक देश, ये मान लो कोई भी एक देश है, ये दूसरा देश है ना, ना तो ये कोई चीज अपने देश में मंगवाता है, ना ही ये देश किसी दूसरे देशों को चीजें बेचता है। मतलब ना तो ये मेरे साथियों इंपोर्ट करवा रहा है और ना ही एक्सपोर्ट करवा रहा है। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों को क्या किया जाता हो, दोनों को प्रतिबंधित किया जाता हो, उस देश की अर्थव्यवस्था जो है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे भाई, हम इसमें क्या लिखेंगे, बिबोल जी, क्या नाम है, बिबोल है नाम तुम्हारा, है ना, जो बोल रहे रिकॉर्डेड क्लास है, बिपोलो, विप्लोब दास, विप्लोब दास, है ना बेटा, हाँ रिकॉर्डेड है ये, सन 1957 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। इसमें लिखेंगे बंद अर्थव्यवस्था में, इसमें आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसमें आयात, इसमें आयात इंपोर्ट बोलते हैं, एवं निर्यात दोनों पर बैन होता है, दोनों पर प्रतिबंध होता है, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट, है ना, दोनों पर, दोनों पर रोक या प्रतिबंध होता है, दोनों पर रोक या प्रतिबंध होता है, बैन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, प्रतिबंध होता है, ठीक है, न काहू से लेना न काहू को देना, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। याद रखना, किसके नाम से जानते हैं इसे, क्लोज्ड इकोनॉमी, आप इसे कहते हैं आसान से शब्दों में बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलो, ये तो पहला आधार मैंने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्त, किसके आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर, कि एक देश का संबंध दूसरे देश के साथ में कैसा है, इसके आधार पर हम किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। अब दूसरा प्रकार है संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, है ना, तो संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, संसाधनों पर स्वामित्व या कंट्रोल, स्वामित्व या नियंत्रण, संसाधनों पर स्वामित्व या नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस के आधार पर, इसको हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल या ओनरशिप ऑन रिसोर्सेस
देखो किसी भी देश के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जैसे भारत में भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो भारत में उन रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल किसका है? अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, गवर्नमेंट के कंट्रोल को हम समाजवादी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। अगर कंट्रोल किसका है? सरकार का नियंत्रण है, तो सरकार का नियंत्रण, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल। तो उस देश की इकोनॉमी को समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। किसके नाम से जानते हैं? समाजवादी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर रिसोर्सेस के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ओके मेरे दोस्त। अगर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है, निजी क्षेत्र का कंट्रोल है, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, तो निजी क्षेत्र का अगर कंट्रोल है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, प्राइवेट सेक्टर का अगर कंट्रोल है तो उसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आप इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लेकिन भारत के अंदर मिश्रित स्वरूप पाया जाता है, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी आप कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल है यहां के रिसोर्सेस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मेरे साथियों, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार एवं निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एवं मतलब सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व हो, दोनों, दोनों का कंट्रोल हो, दोनों का नियंत्रण हो, दोनों की ओनरशिप हो, दोनों का स्वामित्व हो, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। ठीक है, भारत इसका एग्जाम्पल है, भारत जो है वो इसका उदाहरण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है? अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और अगर अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल उसमें है तो हम बोलेंगे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है मेरे प्यारे भाई। भारत की इकोनॉमी कैसी है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, बात करें आगे, चलिए। ओके, हम सबसे पहले अब एक एक के बारे में बातचीत करते हैं। पहले हम समाजवादी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या हेडिंग डालूंगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी आप इसे बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या बातें याद रखना है? अच्छा, इस पर कंट्रोल किसका होता है? तो याद रखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण होता है। तो किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो इसे इसे हम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, या स्टेट बेस्ड इकोनॉमी भी आप इसे बोलते हैं, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। तो अन्य नाम इसके क्या है? तो इसे बोलते हैं केंद्रीकृत, केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। इसको सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बोलते हैं या स्टेट बेस्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात मेरे साथियों, इसको स्टेट बेस्ड, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि राज्य ही हर चीज का डिसीजन लेगी। ठीक है, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी, स्टेट बेस्ड इकोनॉमी, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था आप इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी कारण बताता हूं। राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, इसलिए इसको राज्य आधारित कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण, कीमत और किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा,
तो कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है इसके अंदर? तो कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण जो है वो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार, गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि किस वस्तु की कितनी कीमत होने वाली है। गवर्नमेंट ही ये तय करती है कि किस वस्तु का उत्पादन होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं इसमें प्राइस एंड प्रोडक्शन, तो प्राइस एंड प्रोडक्शन, प्राइस का मतलब क्या होता है? कीमत, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। तो प्राइस एंड प्रोडक्शन किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? बंसी, बनी बनी रशीद, प्राइस एंड प्रोडक्शन किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? किसमें? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। तो याद रखना है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बनी, सुनो, बनी 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 सुनो सुनो, बनी 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 सुनो, प्राइस एंड प्रोडक्शन का जो डिटर्मिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सरकार का मतलब गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा मेरे साथियों ये मतलब डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका क्या पर्पस है? सरकार ही हर चीज का काम कर रही है। सरकार का क्या उद्देश्य है? गवर्नमेंट के लिए हर चीज उपलब्ध करवा रही है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो याद रखना है मेरे साथियों। ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? अरे भाई ऑब्जेक्टिव को अंग्रेजी में उद्देश्य बोलते हैं, हिंदी में वही तो मैं बोल रहा हूं, समझ ही नहीं रहे हो आप लोग, है ना? इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो याद रखना इसका ऑब्जेक्टिव है जनता का कल्याण करना। जन कल्याण बोलते हैं इसको, पब्लिक वेलफेयर अंग्रेजी में बोलते हैं भाई, जन कल्याण करना, जन कल्याण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। अरे कमेंट बाजी में रह जाओगे तो फेल हो जाओगे मेरे लाडलो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पब्लिक वेलफेयर, जनता का कल्याण, क्या बोलते हैं? जनता का कल्याण, जनता का कल्याण करना समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। ठीक है, जनता का कल्याण करना समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। अच्छा इसके जनक कौन है? जनक, हु इज द फादर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी? तो याद रखना, अच्छा जनक को पिता बोलते हैं, पिता, अंग्रेजी में इसे फादर बोल देते हैं। कौन है इसके जनक? एडम स्मिथ नहीं, कौन है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स इसके जनक है। कौन है मेरे साथियों? कार्ल मार्क्स इसके जनक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसके जनक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है वो इसके कौन है? जनक है, जनक है। अच्छा कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है दास कैपिटल। क्या बोलते हैं? दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है ना? समाजवाद के जनक भी आप इन्हें बोलते हैं, फादर ऑफ सोशलिज्म, है ना? दास कैपिटल किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की बुक है। इसको हम समाजवाद की बाइबल बोलते हैं, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की बाइबल, बाइबल ऑफ सोशलिज्म बनी, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, बाइबल ऑफ सोशलिज्म बनी, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। तो समाजवाद की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहते हैं, दास कैपिटल। ठीक है, अनुज कुशवाहा, ये गलत उद्देश्य है सर। समाजवादी का उद्देश्य जनता का कल्याण करना गलत है ऐसा? ठीक है, मैंने क्या बताया? ये खास खास बातें आपको याद रखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्टिक इकोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। इनकी बुक का नाम है दास कैपिटल, जिसे समाजवाद की बाइबल बोलते हैं, बाइबल ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं। याद रखना है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, मच्छर बहुत काट रहे हैं यार, बताओ आप। बाइबल ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन सेंटर लेता है। किस वस्तु की कितनी प्राइस होगी उसका डिसीजन भी सेंटर लेगा, सेंटर। किस वस्तु का कितना प्रोडक्शन होगा इसका डिसीजन भी सेंटर लेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं दानिश भाई कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? तो याद रखना है जनता का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा इसके उदाहरण कौन से हैं? तो इसके उदाहरण वर्तमान में तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले इसके एग्जाम्पल थे कुछ। मैं आपको बता दूं, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस बोलते हैं इसको, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। सोवियत संघ रूस, अब तो खैर ये टूट चुका है, अब तो रशिया बन चुका है। सोवियत संघ रूस इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। चाइना की इकोनॉमी भी पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये समाजवादी मैंने आपको बता दिया। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें? उतार लो जल्दी से। समाजवादी के नाम से आप इसे जानते हैं, समाजवादी के नाम से आप इसे जानते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्या बोलते हैं आप इसे? सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी आप इसे कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। बड़े भाई आगे।
उतार लिया? बहुत बढ़िया। आगे आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, आगे देखिए, आगे देखिए, अगली बात करते हैं, अगली बात, ये तो समाजवादी हो गया। अब अगला है मेरे साथियों जिसे बोलते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना? सुनना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल होता है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है इसमें किसका कंट्रोल होता है? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल, तो लिखेंगे रिसोर्सेस पर, संसाधनों पर। संसाधनों का मतलब होता है रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण। निजी क्षेत्र बोले तो प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है या स्वामित्व होता है, तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, है ना बनी? ऑब्जेक्टिव आप इसे बोलते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या होता है गुड़िया? ऑब्जेक्टिव होता है बिट्टू भाई, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना, अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना। तो याद रखना, अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना, अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना, अधिकतम आर्थिक लाभ कमाना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट। ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट को कमाना इसका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसमें प्राइस और प्रोडक्शन किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? हिंदी में बोलते हैं कीमत और निर्धारण। कीमत और निर्धारण किसके द्वारा तय किया जाता है? तो याद रखना मेरे साथियों, इसमें कीमत का और उत्पादन का निर्धारण, कीमत बोलते हैं प्राइस को, बार बार देखो अंग्रेजी शब्द यूज नहीं हो पाएंगे, तो कीमत एवं उत्पादन, प्रोडक्शन, कीमत एवं उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन। कीमत और उत्पादन, उत्पादन का निर्धारण, निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? निर्धारण का मतलब होता है डिटरमाइन करना, है ना? कौन डिटरमाइन करता है कि कितनी कीमत होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, या फिर कौन ये डिटरमाइन करता है कि किस वस्तु का उत्पादन होगा और किस वस्तु का नहीं होगा? तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, मार्केट पावर्स के द्वारा इसका डिस्कशन होता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर ये मार्केट पावर्स क्या होते हैं? अभी बताता हूं मार्केट पावर्स क्या होते हैं। तो आप तो फिलहाल इतना याद रखना कि कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण किया जाता है बाजार शक्तियों के द्वारा, बाजार शक्तियों द्वारा, बाजार शक्तियों द्वारा। और बाजार शक्तियों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मार्केट पावर, मार्केट पावर बोलते हैं। इसीलिए इस इकोनॉमी को हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्री इकोनॉमी बोल देते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी आप इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब बाजार शक्तियों का सिंपल सा मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। बाजार शक्तियों को हम मांग एवं पूर्ति को बाजार एवं शक्तियां, बाजार शक्तियां बोलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को ही मार्केट पावर्स बोलते हैं। याद रखना, अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है और मार्केट में उसकी सप्लाई कम है, आप खुद ही बताइए मेरे साथियों, जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत कम थी, तो ऐसी कंडीशन में कीमत कितनी थी? उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो प्राइस हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे साथियों कि डिमांड अगर मार्केट में कम है, ठंड के दिनों में या गर्मी के दिनों में ऊनी वस्त्रों की डिमांड बहुत कम होती है,
लेकिन मार्केट में दुकानों पर उसकी सप्लाई तो अच्छी खासी मात्रा में है। तो मेरे साथियों ऐसी ऐसी कंडीशन पर कीमतें क्या हो जाती, कम हो जाती। आप खुद देखिए ना, जब टमाटर का सीजन आएगा तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, तो टमाटर का जब सीजन आएगा तो टमाटर बहुत सारे होंगे दुकानों पर, होंगे कि नहीं होंगे, बोले बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना, बिल्कुल होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बिल्कुल होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे। तो टमाटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो टमाटर की डिमांड तो कम है लेकिन मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो टमाटर सस्ते हो जाएंगे, सही है, ठीक है। तो इसी को हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसका अन्य नाम लिखना, अन्य नाम, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना इसको बोलते हैं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था आप इसे कहते हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था आप इसे कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसके जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो याद रखना जनक का मतलब होता है फादर, तो इसके जनक है जिनका नाम है एडम स्मिथ, क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ इनके जनक है। तो एडम स्मिथ इसके जनक है, एडम स्मिथ कौन है इसके जनक, एडम स्मिथ जो है उनकी बुक का नाम क्या है, तो एडम स्मिथ की बुक 1776 में पब्लिश हुई थी और इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी किताब का नाम है भैया, याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की किताब का नाम है, ठीक है, बस इतना भर याद रखो। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रिसोर्सेस पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, दूसरा बात इसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना, तीसरी बात इसमें कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण मार्केट पावर्स के द्वारा किया जाता है, इसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बोल देते हैं, ठीक है, और इसके जनक एडम स्मिथ है, बस काफी बातें इतनी, वेल्थ ऑफ नेशंस बिल्कुल, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी बुक का नाम है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बताएंगे एक बार, है ना, बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया, बड़े आगे, हाँ इसके उदाहरण जरूर लिख लेना, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, इटली है, मतलब वर्तमान में तो सभी देश इसके उदाहरण है, और इंडिया खुद, याद रखना इंडिया खुद अब इसके उसके अंदर आ रहा है, तो इसका उदाहरण लिखो, उदाहरण एग्जाम्पल, तो यूएसए इसका एग्जाम्पल है, जापान इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और जितने भी देश है वो सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। सचिन यादव, सर जी फर्स्ट क्लास में प्राइमरी सेक्टर के बाद तीसरा सेक्टर से आगे होनी थी आज, टर्शरी सेक्टर पढ़ा चुका हूं भाई मैं, ठीक है, टर्शरी सेक्टर में पढ़ा चुका हूं, एक बार चेक कर लूंगा, ओके। अगला लिखेंगे मेरे साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हेडिंग डालेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, ठीक है वही तो बोल रहा हूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो मैं बता दूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उस पर कंट्रोल होता है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि संसाधनों पर, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेस, तो संसाधनों पर सरकार एवं निजी क्षेत्र, संसाधनों पर सरकार एवं निजी क्षेत्र, गवर्नमेंट एवं प्राइवेट सेक्टर, दोनों का नियंत्रण होता है, तो दोनों का कंट्रोल होता है,
ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर इसमें काम करते हैं, दोनों साथ होते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसके जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मैं आपको बता दूं इसके फादर कौन है। इसके फादर है जे एम किन्स, जॉन मिनार्ड किन्स। पूरा ही लिख लो नहीं तो फिर परेशान होंगे आप। जॉन मिनार्ड किन्स बोलते हैं। जॉन मिनार्ड किन्स, ठीक है, ये इसके जनक है। और मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर करना, जनता का कल्याण करना। और प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रोल होता क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम बेनिफिट कमाना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो पब्लिक वेलफेयर और बेनिफिट कमाना दोनों होता है। तो जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना, जन कल्याण के साथ आर्थिक लाभ कमाना। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट विथ पब्लिक वेलफेयर, तो आर्थिक लाभ कमाना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट विथ पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक बेनिफिट विथ पब्लिक वेलफेयर, विथ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर। ओके मेरे प्यारे भाई, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल कौन सा है, इंडिया। मच्छरों तुमको तो जिंदा जला डालूंगा मैं, बुखार प्राणी हूं मैं, है ना। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो इंडिया इसका एग्जाम्पल है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है सर, नोट्स बनाना है क्या, बना लोगे तो बहुत अच्छा है ना, आपके लिए बोल रहा हूं। भाई बताओ, कोई दिक्कत किसी को, बताओ एक बार, किसी को भी कोई दिक्कत है। सर दोनों का, हाँ दोनों का साथ में जला दीजिए, हमने जला दिए इनको। 2 मच्छरों को डाल के आया हूं मैं आज ऑल आउट में। पाप में जाओगे ना, पाप लगे तो लगे, पर बस मच्छर काटने की वजह से मलेरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा आधार बताया कि रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है। तो रिसोर्सेस पर कंट्रोल के आधार पर 3 प्रकार। अब मैं आपको बताता हूं किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसके आधार पर हम इकोनॉमी को 3 टाइप में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो अगला अगला हेडिंग डालता हूं, और अगला है अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, या ऐसा लिखिए किसी देश का विकास, किसी देश के विकास, किसी देश के विकास के आधार पर, किसी देश के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकारों की होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी देश का विकास अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उसे विकसित बोलते हैं, अगर विकास कम हुआ तो विकासशील, और अगर पूछा जाए कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं अल्प विकसित। तो याद रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट करके देखा जाता है। अगर विकास बहुत कम है, विकास बहुत कम है, तो उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और इसको हम लोग बोलते हैं अंडर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, अगर विकास बहुत ज्यादा कमजोर हुआ तो, अगर विकास थोड़ा अच्छा हो गया तो हम उसे बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और अगर विकास बहुत ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं इसे, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी।
डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो अगर विकास बहुत ज्यादा कम है तो उसे अल्प विकसित बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ज्यादा है, तो कृषि की भूमिका, एग्रीकल्चर की भूमिका ज्यादा है। ठीक है, एग्रीकल्चर की भूमिका ज्यादा है यहां पर। दूसरी बात, यहां पर गरीबी भी ज्यादा है, तो गरीबी एवं बेरोजगारी ज्यादा है। गरीबी को पुअर्टी बोलते हैं। ठीक है, गरीबी को क्या बोलते हैं? पुअर्टी। तो पुअर्टी बहुत ज्यादा है यहां पर, पुअर्टी बहुत ज्यादा है। रोजगार बहुत कम है। रोजगार को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास में काम बहुत कम है, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है यहां पर। यहां पर याद रखना है, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, बिजली सड़क इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसंरचना। अवसंरचना की यहां पर कमी है। अब अवसंरचना का मतलब क्या होता है? तो अवसंरचना का मतलब सिंपल सा अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो यहां पर मेरे साथियों सड़क से मतलब है, भवन से मतलब है, पानी से मतलब है ना, और पार्क से मतलब है, ये सब अवसंरचना होती है। ठीक है, इनको अवसंरचना बोलते हैं, ये कमजोर है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अच्छा, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? तो सोमालिया, बरुंडी, सोमालिया, बरुंडी, बरुंडी, है ना, या अफ्रीका के प्रमुख देश, अफ्रीका के प्रमुख देश, अफ्रीका के जितने भी देश है ना मेरे साथियों, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज इसके अंतर्गत आती है, जिसको हम बोलते हैं अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी आप इसे कहते हैं। किस नाम से जानते हैं आप इसे? अंडर, हाँ बिजली भी इसी में आती है ना। अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी आप इसे कहते हैं। ठीक है प्यारे भाई, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। चलो, अगर विकास यहां पर अच्छा खासा है तो उसे विकासशील बोलते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत आता है, भारत। तो भारत इसका एग्जाम्पल है, भारत इसका उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं विकसित में, तो यूएसए, जर्मनी, चाइना उदाहरण है इसके। ओके मेरे प्यारे भाई, ठीक है। क्या भारत में गरीबी नहीं है? तो याद रखना, यह यह अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था अल्प विकसित की तुलना में बेहतर होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था अल्प विकसित की तुलना में, अल्प विकसित की तुलना में बेहतर होती है, बेहतर है। ठीक है, परंतु विकसित की तुलना में कमजोर है, बस इतना ही लिखो। ठीक है, बेहतर है बस। ठीक है, ओके। अब विकसित अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा है, सर्विस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है। तो इसमें सर्विस सेक्टर का जो रोल है, भूमिका है, वो ज्यादा है। ठीक है, यूएसए में कोई गरीब नहीं है, पर वहां का गरीब उसके पास भी कार होगी। ठीक है, हमारे यहाँ का गरीब के पास कार तो छोड़ो, बड़ी समस्या है। ठीक है, सुभाष चंद्र जी। ओके भाई, आ गई बात समझ में? ये मैंने अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में चर्चा कर ली। अब क्या पढ़ाना चाहिए बताओ? बैंकिंग शुरू कर दें हम लोग? पहले इसको उतार लो जल्दी से, अभी तो है हमारे पास में समय, 10 मिनट लगभग और पढ़ेंगे हम लोग। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हम्म, बताएंगे भाई? ओके,
बढ़े, आगे बढ़े। तो आइए थोड़ी सी बैंकिंग की हम शुरुआत कर लेते हैं आज से ही। तो बैंकिंग 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 की शुरुआत कर लेते हैं, बैंकिंग। अगला हेडिंग डालेंगे बैंकिंग, बैंकिंग। और बैंकिंग में भी हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे साथियों अभी आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में जानकारी ले लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग में हम लोग क्या हेडिंग डाल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई आप इसे बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इसे कह देते हैं। आसान से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है। आरबीआई आप इसे बोल देते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, है ना। जो आरबीआई है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। ठीक है। तो याद रखना, आरबीआई, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, इसको स्टैब्लिश कब किया गया, बनी, इसको स्टैब्लिश कब किया गया, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे तो बनी जी क्या बताएंगे। तो याद रखना है 1 अप्रैल 2000, नहीं, 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश किया गया। कौन से एक्ट से किया गया, तो आरबीआई एक्ट 1934 से। तो आरबीआई अधिनियम 1934 की सहायता से इसको स्थापित किया गया। ठीक है। ओके, 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 की सहायता से। इसका मुख्यालय कहां पर था, मुख्यालय का मतलब है हेडक्वार्टर। तो बताइए इसका मुख्यालय कहां पर है। तो 1937 तक इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, कलकत्ता। और 1937 से वर्तमान तक, वर्तमान में भी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में, मुंबई। कहां पर है, मुंबई में, मुंबई। ठीक है। अच्छा, इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा की गई थी, सिफारिश, आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई, रिकमेंडेशन आप इसे बोलते हैं। तो आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई मेरे प्यारे भाई, तो याद रखना यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा, यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन बोल देते हैं। इसी का नाम रॉयल कमीशन भी, इसको रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन इसके द्वारा की गई। या इसी को हम शाही आयोग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शाही आयोग। तो शाही आयोग भी आप इसे कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इसने इसकी सिफारिश करी थी, इसी पर 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, इसका लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, लेखा वर्ष को हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। आरबीआई का लेखा वर्ष या अकाउंटिंग ईयर क्या है। ठीक है, क्या है अकाउंटिंग ईयर, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। तो याद रखना मेरे साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब आरबीआई में भी तो पैसों का लेन देन होता है ना। तो वो अपने पैसों का लेन देन किस तिथि से किस तिथि तक गिनता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है। ये भी मैंने आपको यहां पर बताया। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, उतारो इसको, जल्दी से उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, है ना, जल्दी उतारो। रट्टाफिकेशन है सारी चीजें, समझाने लायक कोई चीज ऐसे है नहीं, कायदे से तो यही सच बात है। ठीक है। बताओ।
बढ़े आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं मेरे साथियों। ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अब हाँ, इसका रिवीजन करवा देता हूं। अब कोई बात नहीं, इसका रिवीजन करवा देता हूं, चिंता मत करो। सुनो, इसके आगे हम कल पढ़ लेंगे बैंकिंग। सुनो, अर्थव्यवस्था के प्रकार हमें देखने हैं। यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रकारों से देखा जाता है और अलग अलग आधारों पर इसको बांटा जाता है। पहला है वैदेशिक संबंधों के आधार पर, यानी कि भारत की इकोनॉमी का रिलेशन बाकी देश के साथ में कैसा है, इसके आधार पर इसको दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर भारत का संबंध अन्य देशों के साथ में खुला है, मतलब लेना देना चलता रहता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। इसी को लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं मेरे साथियों, तो बंद अर्थव्यवस्था, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर रोक होती है। ठीक है, मतलब न काहू से लेना न काहू को देना, ऐसी अर्थव्यवस्था। तीसरा है, मतलब दो ही प्रकार है। अब दूसरा आधार है रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है। अगर किसी देश के अंदर रिसोर्सेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगर अगर मेरे साथियों प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और अगर कंट्रोल सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का है तो उसे मिश्रित बोलते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स, इनकी पुस्तक है दास कैपिटल, समाजवाद की बाइबल आप इसे बोलते हैं। इसके अलावा इसमें सरकार का नियंत्रण है, इसको केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था बोलते हैं क्योंकि ये सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ इसे स्टेट बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि स्टेट ही इसमें प्राइस और प्रोडक्शन का डिटरमाइन करता है कि किसका कितना उत्पादन होगा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना। और यूएसएसआर और ये इसके एग्जाम्पल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम चर्चा कर लें तो संसाधनों के ऊपर निजी क्षेत्र का नियंत्रण है, इसका उद्देश्य मैक्सिमम बेनिफिट कमाना होता है। और इसमें प्राइस और प्रोडक्शन का डिटर्मिनेशन मार्केट पावर्स करती है। मार्केट पावर्स का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, इसीलिए इसे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी आप कहते हैं। इसके जनक एडम स्मिथ है, जिनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश की गई थी। और यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली सारे देश इसके उदाहरण हैं। और मैं तो कहूंगा वर्तमान में भारत भी इसकी ओर घुस रहा है। खैर भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके जनक जॉन मेनार्ड किन्स हैं। और मैं बता दूं कि संसाधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का कंट्रोल है और जनता के कल्याण के साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट कमाना इसका उद्देश्य है। विकास की बात मैं करूं तो सबसे कम विकास अगर हुआ है तो अल्प विकसित, उससे थोड़ा बेहतर है तो विकासशील, उससे ज्यादा अच्छा है तो विकसित। कृषि की भूमिका अल्प विकसित में ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, रोजगार कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। और बरुंडी या अफ्रीका के जितने भी देश है वो इसके उदाहरण हैं। वहीं पर मेरे साथियों विकासशील में भारत आता है। भारत में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है, सब कुछ, लेकिन अल्प विकसित की तुलना में बेहतर कंडीशन में भारत है। विकसित तो और बेहतर है, यहां पर सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं यूएसए, जर्मनी, जापान इसके बेस्ट एग्जांपल है। तो ये आज की इस क्लास थी। फिर मैंने बैंकिंग की शुरुआत की है, बाकी चर्चा अब आपसे करेंगे कल। तो इसी समय पर आपकी क्लास हुआ करेगी, अब याद रखना है। और इसी समय हम लोग मिलेंगे कल, आरबीआई के साथ हम मिलेंगे, आरबीआई के बारे में खास खास बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, नमस्ते। शुक्रिया, है ना बिट्टू जी, छोटू जी, काजल, बनी, ठीक है, ओके, शुक्रिया।